नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एक बार फिर से बातचीत होगी। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ये खबर आ रही है कि एक बार फिर से ईरान और अमेरिका दोनों बातचीत के टेबल पर बैठेंगे। तो ये जो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं उनमें सबसे जो अहम है यही है कि बातचीत फिर से हो सकती है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। एक और जो अहम डेवलपमेंट है वो ये कि अमेरिकी नाकेबंदी ईरान के सभी बंदरगाहों की शुरू हो चुकी है। कल शाम से ये शुरू हुई और अभी चल रही है। माना यह जा रहा है कि करीब 15 युद्धपोत अमेरिका के इस नाकेबंदी में लगे हुए हैं। ट्रंप ने बयान दिया है इस नाकेबंदी के शुरू होने के बाद। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान जो है वो पूरी दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है, उनसे वसूली कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि अगर सीज फायर के रहते रहते डील नहीं होती है तो क्या होगा, उन्होंने कहा कि मैं अभी इसका जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहां याद रखने वाली बात यह है कि सीज फायर अभी भी टूटा नहीं है, सीज फायर अभी भी जारी है और इस सब के बीच ये सारी बातें भी हो रही हैं। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात जो अपने बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने कही, उन्होंने कहा कि ईरान से उनको कॉल आया है, फोन आया है, सही लोगों ने कॉल किया है और वो बुरी तरह ये चाहते हैं कि डील एक हो जाए। और उसके बाद सुबह से डील के लिए बातचीत की खबर भी आना शुरू हो गई। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जेडी वांस, जिन्होंने पाकिस्तान में आमने सामने बैठकर ईरानी डेलीगेशन से बात की थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान इकोनॉमिक टेररिज्म कर रहा है, आर्थिक आतंकवाद वो कर रहा है, जिस तरह से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी गलत नहीं है, क्योंकि ये जैसे को तैसा, मतलब उन्हीं की दवाई उन्हीं को पिलाने जैसी है और वो बिल्कुल सही और बराबर का जवाब है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि दरवाजे खुले हुए हैं। जो मैं लगातार कहती रही हूं कि बातचीत इस्लामाबाद में भले ही बेनतीजा हुई हो, लेकिन दरवाजे दोनों तरफ से खुले हुए हैं, बातचीत हो रही है। अलग अलग मीडिया हाउसेस को, जो वहाँ की अमेरिकी जो मीडिया है उसको अमेरिकी अधिकारी जो हैं ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से संवाद स्थापित है, बातचीत होने की पूरी उम्मीद है और ये दूसरे दौर की बातचीत भी इन पर्सन होगी, यानी कि आमने सामने बैठकर हुई। 1979 के बाद पहली बार उच्च स्तरीय जो बैठक हुई दोनों देशों के बीच में इतने अहम लेवल पे आमने सामने, वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स में हुई थी और एक बार फिर से ये लोग आमने सामने बैठेंगे, एक और दौर की बातचीत करेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट, और इसमें अमेरिका का बड़ा हाथ माना जा रहा है इजराइल पर दबाव बनाने का, वो ये कि इजराइल लेबनान से बात करे। तो आज कूटनीतिक स्तर पर यह बातचीत शुरू हो रही है। दोनों देशों के जो राजनयिक हैं वो अमेरिका की देखरेख में वॉशिंगटन में ये बातचीत करेंगे। उसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन यहां पर एक फैक्ट ये भी है कि इजराइल ने लेबनान में हमले बंद नहीं किए हैं। दूसरी तरफ जब ये बातचीत जो है वो हो रही है, कोशिश ये है कि हमले बंद हो। इजराइल हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है उसका कहना है, और हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की जो सरकार है उसको कह रहा है कि बातचीत को नकार दे। यहां तक कि एक हवाले से तो ये भी खबर आई कि वहां के जो सर्वोच्च नेतृत्व को खत्म करने की बात, धमकी जो है वो हिजबुल्लाह ने दी है। लेकिन इस सब के बीच ये सारे डेवलपमेंट्स लगातार हो रहे हैं, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। अब जरा देखते हैं कि इन पूरे मामलों पर, चाहे वो बातचीत की बात हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो, इस सब पर कौन कहां खड़ा है।
दिखता यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही बातचीत के लिए तैयार हैं। कई मीडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि गुरुवार को बातचीत है, पर जगह तय नहीं है। पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है, होस्ट करने को तैयार है। हो सकता है वहां पर ये बातचीत हो सकता है ना हो, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान शायद दोनों देशों के लिए सबसे मुफीद जगह है बातचीत करने के लिए। बातचीत करने के लिए दोनों क्यों तैयार हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो दोनों ही पक्षों के लिए ये एक नो विन सिचुएशन है। इसमें कोई भी जीत नहीं रहा है। कैसे, वो बताती हूं। अमेरिका भले ही ये कहे कि उसके पास दुनिया की सबसे मजबूत नेवी है, सबसे मजबूत एयरफोर्स है, सबसे शानदार उसकी डिफेंस फोर्सेस हैं और वो बर्बाद आधे घंटे में, 1 घंटे में ईरान को कर सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, परिणाम होते हैं। एक, महंगाई। अमेरिका से लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर महंगाई बढ़ रही है। यही हालात रहे तो महंगाई और बढ़ेगी। आलोचना ट्रंप की लगातार हो रही है। जनता इस लंबे युद्ध के खिलाफ जा सकती है। लंबा युद्ध आज की तारीख में अमेरिकी जनता को नहीं चाहिए। लंबे वर्षों तक अलग अलग देशों में अमेरिका ऑपरेशंस करता रहा है और ये अब धीरे धीरे अमेरिकी जनता जो है वो नहीं चाहती है। और एक ये वादा था राष्ट्रपति ट्रंप का, चुनावी वादा, लेकिन उसके उलट यहां पर युद्ध हो रहा है। वेनेजुएला का मामला बिल्कुल अलग था, कुछ ही घंटों में सब कुछ सुलझ गया, लेकिन वेनेजुएला के बारे में ये माना जाता है कि वो ऑपरेशन जो था वो इसलिए इतना संभव हो पाया, इस तरह से करना संभव हो पाया क्योंकि वहां अंदर से अमेरिका को सपोर्ट था। ईरान में ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान जो है वो एक साथ आज की तारीख में खड़ा है। तो मिड टर्म चुनाव भी है नवंबर में, उसमें भी ट्रंप को हारने का खतरा सता रहा है। रोज नए नए पॉपुलैरिटी पोल आ रहे हैं जिसमें पोप से काफी पीछे चल रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। वही पोप लियो जिनकी काफी आलोचना उन्होंने की, कहा कि ही इज वीक ऑन क्राइम, उनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता नहीं है, वगैरह वगैरह। और पोप ने जवाब दिया कि वो अमेरिकी सरकार से नहीं डरते हैं, उनको जो बोलना होगा वो बोलते रहेंगे, शांति के लिए वो बोलते रहेंगे। उनका मानना है कि ये युद्ध जो है वो बंद होना चाहिए और इसको लेकर ट्रंप काफी नाराज है। तो खैर, पोप से भी पॉपुलैरिटी में ट्रंप पीछे हो रहे हैं। अपनी खुद उनकी जो लोकप्रियता थी 2024 में, उससे काफी कम हो चुकी है और ये सब राजनीतिक तौर पर उनके लिए मुफीद नहीं है। ट्रंप बार बार कहते हैं कि ईरान के हाथ में कोई पत्ते नहीं है। ये सही नहीं है। ईरान के हाथ में सबसे मजबूत पत्ता है, अब तक रहा है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही स्थिति लंबे वक्त तक बनी रहे, ऐसा आज की तारीख में नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतने प्लेयर्स होते हैं, इतने ज्यादा फैक्टर्स होते हैं कि ये स्थिति, इनफैक्ट कोई भी स्थिति कभी भी बदल सकती है, क्योंकि आप सारे फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिलहाल भले ही मजबूत पत्ते ईरान के हाथ में है, लेकिन ये स्थिति कभी भी बदल सकती है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के मामले में, जो कि काफी अनप्रेडिक्टेबल नेता है। वो कल क्या करेंगे, अगले आधे घंटे में क्या करेंगे, वो शायद उनको खुद पता नहीं होता होगा। यह भी समझना चाहिए कि इतिहास में ऐसे कई राजा या शासक हुए हैं जिन्हें बाद में इतिहास ने मैड किंग बुलाया है। और कई जानकार मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो वहां तक पहुंचती है। तो ये अपने आप में एक परेशानी का सबब होना चाहिए। ईरान के उन पड़ोसियों को भी देखना चाहिए, वो भी एक फैक्टर है जो सबसे ज्यादा युद्ध का खमियाजा उठा चुके हैं। उन्हें आर्थिक तौर पर जबरदस्त नुकसान हुआ है और जो वो देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो। और यहां पर बात आती है नाकेबंदी की। पहले ईरान ने किया हुआ था और उसके बाद अमेरिका ने कर दिया। तो यहां पर जरा बात करते हैं कि द बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा और द वर्स्ट केस सिनेरियो
क्या होगा। बेस्ट केस क्या हो सकता है, सबसे बेहतर चीज इस नाकेबंदी के बारे में क्या हो सकती है कि दोनों पक्ष इस दबाव में आमने सामने बैठें, बात करें। जैसा कि जेडी वांस ने कहा कि कई अच्छी चीजें भी हुई थी पिछली बातचीत में, उसको आगे बढ़ाएं, एक डील तक पहुंचे और दुनिया धीरे धीरे एक सामान्य स्थिति की तरफ लौट सके। इस बार यह समझना जरूरी है ईरान का भी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका भी कंट्रोल कर रहा है, जब उसकी नेवी, उसकी नौसेना ये तय कर रही है कि कौन अंदर जाता है, कौन बाहर आता है, ये सभी चीजें। ईरान के किसी भी पोर्ट से आना जाना बंद है, इसका आर्थिक नुकसान है और ट्रंप के सब्र का बांध टूट सकता है। अगर ईरान ने जैसी धमकी दी है कि उसके प्रॉक्सीज जो है बाकी जगह पर भी हमले कर सकते हैं, यानी लाल सागर में हुती विद्रोहियों का हमला हो सकता है, जो कि ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है हुती विद्रोहियों को। अगर ऐसा होता है तो मामला और बिगड़ेगा, सुलझेगा नहीं। तो ये धमकी तक ही रहे, दबाव तक ही रहे तो बेहतर है। यहां पे नाकेबंदी के संदर्भ में फैक्टर्स आता है पड़ोसियों का, ईरान के पड़ोसियों का। अगर उनके पोर्ट से भी आने जाने में सामान के, जहाज़ों के समस्या होने लगती है, ऐसा उनको लगता है कि अब कंप्लीट कोलैप्स उनके आर्थिक जो हित हैं उनका हो रहा है, तो उनके पास भी ज़बरदस्त जवाब देने के अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं। और जब ये होगा तो वो अमेरिका को साथ लेकर होगा, और अमेरिका भी उसके बाद खुलकर अगर हमले करता है, ये मानने के बाद कि अब कुछ भी यहाँ से निकलने वाला नहीं है, तो ईरान के हाथ का ये तुरूप का पत्ता असल में कारण बन जाएगा उसकी बर्बादी का। तो शायद ये वजह जो है वो ईरान को भी पता है, इसीलिए अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो बात करने को तैयार है। वैसे यहाँ पर एक फैक्टर हमको ये भी लेना चाहिए जो कि बाकी देशों का है, वो है चीन, रूस और पश्चिम के देश। चीन अभी तक बहुत शांति से पर्दे के पीछे से बैठकर सब कुछ देख रहा है। उसके तरफ से लगातार बयान आए हैं कि इस तरह जो वहाँ पर युद्ध चल रहा है वो गलत है, इस तरह जो कूटनीति से बात आगे बढ़ाई जानी चाहिए। रूस ने लगातार कहा है कि ये इल्लीगल वॉर है, ये युद्ध गैर कानूनी है, और पश्चिम के देश भी लगातार ये कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है नहीं होना चाहिए, अब कूटनीति से बात हो। और अब कोशिश ये कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह से खुलवाया जाए ताकि उनके जो आर्थिक हालात पहले से मुश्किल हैं रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, उस पर और दबाव ना पड़े। क्या ये देश खुलकर मिलिटरीली, रूस और चीन और पश्चिम देश सामने आएंगे? रूस और चीन, हालांकि मेरा ये मानना है कि वो मिलिटरीली सामने नहीं आएंगे, लेकिन उनका अपरोक्ष समर्थन जरूर ईरान को है। लेकिन अगर ऑल आउट एक वॉर होता है तो ये समझना चाहिए कि इसमें फिर पश्चिमी देश अमेरिका की तरफ से इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद रूस और चीन ईरान की तरफ से इन्वॉल्व होंगे, और एक ये बेहद भयानक स्थिति हो जाएगी। यही वर्ल्ड वॉर 3 माना जा सकता है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों पक्षों को ये चीज़ समझ में आएगी और वो इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरा विश्व युद्ध की आग में जल जाएगा। और अब बात रही भारतीय न्यूज़ टेलीविज़न की, जिनका ज़्यादा ध्यान इस पर है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। भाई, पाकिस्तान में बात हो रही है तो बात होने दें, कहीं तो बात हो। भारत मीडिएशन के पक्ष में नहीं रहा है। भारत की अपनी नीति है, भारत की अपनी सोच है और भारत की अपनी मजबूरियां हैं। तो भारत मध्यस्थता नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान में अगर मध्यस्थता हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज पहले जो कतर में बातचीत हुआ करती थी वो अब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो भी एक पार्टी है इस युद्ध में, वहाँ बातचीत नहीं हो सकती। नेटो देशों से नाराज़गी है ट्रंप की, ईरान को भी भरोसा नहीं है,
कुल मिलाकर एक जो देश बचता है जो कि एक्टिवली मध्यस्थता करना चाहता है और उसने किया भी है, वो है पाकिस्तान। तो अगर वहां बातचीत हो भी जाती है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, बातचीत होनी चाहिए। तो टेलीविजन चैनल्स के इस बात पर ना जाएं कि पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है, और पाकिस्तान को क्यों नहीं होना चाहिए। ये सभी बातें आज की तारीख में बेमानी है, क्योंकि बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो बातचीत की खबरें आ रही हैं वो बातचीत हो, एक सहमति कहीं ना कहीं बने और हम सब चैन की सांस लें। नमस्कार।